नमस्कार साथियों, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे आगे की कड़ी में भौतिक विज्ञान के जो वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है, बुक का वीडियो सॉल्यूशन। उसमें हमने लास्ट टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड डायनेमिक्स है, जो पदार्थ के गुण एवं द्रव गति की, उसमें हमने पहला पार्ट में लगभग 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखा था। और इस यूनिट में लगभग 62 क्वेश्चन है, 62%। तो आज अपने 31 से लेके आगे के प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। और आप साथ में बुक लेके बैठें ताकि आपकी आंसर की जो पीछे है बुक में वो इसके साथ मैच होती रहे, कोई मिस मैच ना हो। क्योंकि आंसर की बनाते समय पूरी सावधानी बरती थी, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो सकती है। तो आप साथ के साथ इसको, त्रुटि को सुधारते जाएं। तो जिसके पास बुक नहीं है वो बुक ऑर्डर कर सकता है, भौतिक विज्ञान की बुक। और तीनों ही बुक आ चुकी है वैसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो आप कॉम्बो में भी इसको मंगवा सकते हैं डाक के माध्यम से। जिस यूनिट की बात कर रहे हैं अभी हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें से जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। तो एवरेज लगभग 2 क्वेश्चन की रहती है, लेकिन कभी 3 भी आए और कभी 2 भी आए, ऐसे हैं। तो अपने हम बात करेंगे 31 नंबर जो क्वेश्चन है उससे शुरू करेंगे। गेंद ए का व्यास गेंद बी का आधा है तो पानी में उनके सीमांत वेगों का अनुपात है। तो 2 गेंद है और दोनों को पानी में छोड़ा है ऐसे। तो आपको पता है गेंद शुरू शुरू में तेजी से चलती है, फिर बाद में ऊपर की ओर लगने वाले श्यान बल और उत्प्लावन बल है वो नीचे की ओर लगने वाले भार बल को संतुलित कर देता है। और फिर परिणामी बल बॉल पे 0 हो जाता है और त्वरण भी 0, और वस्तु नियत वेग से गति करने लग जाती है। उस वेग को हम सीमांत वेग बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसमें 2 गेंदों को छोड़ा है, एक गेंद है ए और एक गेंद है बी। मान लेते हैं कि ये छोड़ने के बाद सीमांत वेग प्राप्त कर चुके, इसका वेग मान लेते हैं बी ए और इसका गेंद का वेग है बी बी। आपको दिया हुआ है कि जो गेंद ए का व्यास है, गेंद व्यास को हम डी से लिखें, तो गेंद ए का व्यास गेंद बी का कितना है, आधा है, ये दिया हुआ है। तो पक्की बात है गेंद ए की त्रिज्या है वो भी गेंद बी की त्रिज्या की कितनी होगी, आधी होगी। ये रिलेशन दिया हुआ आपको। और पूछा है सीमांत वेगों का अनुपात। तो जो सीमांत वेग है उसका फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है हमारा। तो कई बार मतलब उस 30 प्रश्नों में से 4-5 क्वेश्चन तो सीमांत वेग पर ही आए हैं। यानी कि स्टोक्स का जो फॉर्मूला है इस पे पीछे सेकंड ग्रेड में भी इस फॉर्मूले पे आया हुआ है प्रश्न। तो आप मतलब ये समझे चलिए कि लगभग पूरे चांस रहते हैं 99% की इसमें से आता ही आता है प्रश्न। 2/9 आर स्क्वेयर सिग्मा माइनस रो जी बट्टा में नीटा। ये सिग्मा और रो दोनों ही घनत्व है, एक द्रव का घनत्व है और एक जो गोलाकार वस्तु गिर रही है उसका घनत्व है। तो यहाँ जो ये घनत्व आता है वो गोलाकार वस्तु का होता है, और ये घनत्व है वो जिस द्रव में गोलाकार वस्तु गिर रही है उसका घनत्व होता है। नीटा उस द्रव का श्यानता गुणांक है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, और आर क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या, जो गोलाकार वस्तु गिर रही है उसकी त्रिज्या है। तो ये फॉर्मूला होता है। क्यों ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बुक्स में यहाँ रो और यहाँ सिग्मा लिखा जा सकता है, और लिखना कोई गलत नहीं है, लिखा जा सकता है और लिखा हुआ भी है। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये यहाँ जो घनत्व होगा वो गोलाकार वस्तु का होगा और यहाँ जो होगा वो द्रव का घनत्व होगा। सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे हो सकते। तो इस प्रश्न में और कोई चीज हमारे काम की नहीं है। इस फॉर्मूले में सिर्फ त्रिज्या दी हुई है, तो हम त्रिज्या के क्या होता है, सीमांत वेग त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हम अनुपात निकालना है, मतलब गेंद ए का और गेंद बी के वेगों का अनुपात निकालना है। तो बी ए बट्टा बी बी करेंगे तो जो आर ए बट्टा में आर बी आएगा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आर ए की जो वैल्यू है वो आर बी की कितनी है, डबल है, बट्टा में आर बी होगा।
अब इसको सोल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, आर बी बट्टा में 2 इंटू में 1/RB। आरबी से आरबी कट जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर है तो यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। तो यानी कि VA/VB जो आपके पास आया है, VA/VB वो आया 1/4। तो यहाँ से हम VA बराबर करेंगे BB/4। ये इसका आंसर आएगा। अनुपात निकालना था तो आएगा अनुपात 1/4, यानी कि 1:4 आ जाएगा इसका आंसर, 1:4 ऐसे कर देंगे इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही हो जाएगा। बुक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप बुक देख पा रहे हैं, तो इसको मिलान करते हुए कि भी सॉल्यूशन में कहीं कोई स्टेप में गड़बड़ तो नहीं है तो वो आप चेक कर सकते हैं। 1:4 आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। पदार्थ जिन्हें उच्च विकृति हेतु खींचा जा सकता है कहलाते हैं भंगूर, इलास्टोमर, प्लास्टिक और धातु। इसके लिए आपने एक तार पर भार लटका के प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ पढ़ा होगा। बढ़ते भार के मतलब टॉपिक का नाम है बढ़ते भार के अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्थ व्यवहार। तो उस तार पे वजन लटकाते हुए मतलब वजन बढ़ा रहे थे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और फिर ग्राफ खींचा था। भार लटकाने मतलब आप प्रतिबल उत्पन्न कर रहे हैं तो विकृति भी उत्पन्न होगी। तो वो ग्राफ कुछ ऐसे था, यहाँ पर प्रतिबल होता है, यहाँ प्रतिबल और यहाँ क्या होती है विकृति होती है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। शुरू में जब तक प्रतिबल है वो लगाया, प्रतिबल प्रत्यास्थता की सीमा में है, तब तक ग्राफ कैसा आता है सरल रेखा, यानी कि हुक के नियम का पालन होता है। उसके बाद ग्राफ में थोड़ा वक्रता आ जाती है, यानी कि ऐसे घूम जाता है ग्राफ ऐसे। तो ये पॉइंट ई है, यानी कि यहाँ तक प्रत्यास्थता की सीमा है। प्रत्यास्थता की सीमा मतलब इस स्थिति तक अगर आप जो वजन है वो पूरा हटा देंगे, यानी कि प्रतिबल हटा देंगे, तो तार है वो अपनी पुनः प्रारंभिक आकृति और आकार ग्रहण कर लेता है। अगर उससे भी ज़्यादा आप प्रतिबल बढ़ाते जा रहे हैं तो विकृति का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और विकृति ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब प्रतिबल के मुकाबले विकृति क्या बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस ग्राफ को थोड़ा सही बना देते हैं ऐसे ऐसे। ये सरल रेखीय ग्राफ है, इसके बाद ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाता है, ऐसे होके और ऐसे ऐसे बना देते हैं। तो ये जो पॉइंट है ई है, और ये लास्ट है कि वजन इतना हो गया है कि तार क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद उस तार के लिए हमने अलग अलग क्षेत्र बनाए हैं कि ये प्रत्यास्थ क्षेत्र है क्योंकि प्रत्यास्थ व्यवहार करता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है वो होता है प्लास्टिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र होता है, प्लास्टिक क्षेत्र। इस क्षेत्र का नाम है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक पदार्थ नहीं है, प्लास्टिक क्षेत्र है। तो मान लो कि हमने बल लगाया या प्रतिबल लगाया और तार यहीं पे ही टूट गया। मान लो किसी का ग्राफ ऐसा है कि सीधा ही ई के बाद जस्ट ही कौन आ गया, बिंदु सी आ गया, मतलब ज्यादा विकृति आई नहीं, ई के बाद जस्ट क्या आ गया, सी। तो प्लास्टिक क्षेत्र क्या हो गया, प्लास्टिक क्षेत्र बहुत कम हो गया। और प्लास्टिक क्षेत्र जिसका बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है वो कौन से पदार्थ होते हैं, भंगूर। और उनमें ज्यादा विकृति उत्पन्न नहीं कर, जैसे नमक की डली है उसको आप ऐसे जोर लगाएंगे तो बिखर जाएगी, उसकी लंबाई में कोई ज्यादा वृद्धि होगी नहीं, सीधा टूट जाएगा। टूटने का मतलब है कि जल्दी से टूटे, इसका मतलब उसकी लंबाई में कोई विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं, भंगूर पदार्थ, और जिनका प्लास्टिक क्षेत्र बहुत कम होता है। प्लास्टिक क्षेत्र बहुत कम होता ही नहीं, मतलब समझ लीजिए। तो ऐसे पदार्थों भंगूर, तो उनकी विकृति उच्च नहीं होती, तो ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन सही क्या है, इलास्टोमर। इसे बोलते हैं प्रत्यास्थलक स्थालक पदार्थ, हिंदी में प्रत्यास्थलक पदार्थ। जैसे रबड़ है, और आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो धमनी के लिए दिया गया रक्त वाहिका जो भी होती है, आप बायो में पढ़ते हैं, वो भी कैसी है, रबड़। अब रबड़ में क्या होता है, रबड़ का ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं आता। रबड़ में तो रबड़ का ग्राफ है ऐसे आएगा, फिर वो ऐसे, यानी कि प्लास्टिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। प्लास्टिक क्षेत्र बहुत बड़ा मतलब रबड़ के ऊपर आप प्रतिबल लगाते जाएंगे तो उसकी लंबाई में क्या होती जाएगी, वृद्धि। और प्रतिबल के मुकाबले लंबाई में ज्यादा वृद्धि होगी, मतलब विकृति ज्यादा उत्पन्न होगी, बहुत ज्यादा, यानी कि लंबाई में बहुत ज्यादा विस्तार होगा और ज्यादा विकृति उत्पन्न की जा सकती है। इसीलिए वो कौन से पदार्थ हैं, इलास्टोमर। उच्च विकृति के लिए
खींचा गया जो पदार्थ कौन सा है, इलास्टोमर। प्लास्टिक पदार्थ वो होते हैं, आपने जब प्रत्यास्था का पाठ पढ़ते हैं यहाँ पे, तो विरूपक बल यानी कि बाहर से जो बल लगाते हैं वस्तु खींचने के लिए, उसके आधार पर कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि बाहर से बल लगाने पर उनकी आकृति आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो पदार्थ कहलाते हैं दृढ़ पदार्थ। और कुछ पदार्थ होते हैं कि बाह्य बल लगाने पर उनकी आकृति आकार चेंज हो जाता है, लेकिन उनसे बाह्य बल हटाते ही वो पुनः अपनी आकृति और आकार ग्रहण नहीं करते। वो कौन से पदार्थ होते हैं, प्लास्टिक पदार्थ। तो ये तो डेफिनेशन के आधार पर ये अलग ही चीज हो गई है। और धातु, धातु में आपको पता है कि धातु में ऐसे नहीं होता, धातुओं के अंदर प्रतिबल और विकृति एक समान रूप से बढ़ती जाती है, और उनका प्लास्टिक क्षेत्र है वो ठीक ठाक होता है, प्लास्टिक क्षेत्र ज्यादा होता है उनका भी। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, रबड़ की तरह व्यवहार नहीं करता। रबड़ में क्या होता है कि कम बल लगाएंगे और ज्यादा लंबाई में परिवर्तन होगा। इस बात को समझिए, कम बल लगाने से लंबाई में ज्यादा वृद्धि हो रही है, ज्यादा विकृति। तो यानी कि रबड़ है और एक स्टील का तार है, उन दोनों पे आप बराबर बल लगाएंगे तो ज्यादा खिंचाव किस में आएगा, रबड़ में आएगा। तो ऐसे पदार्थ कौन होते हैं, इलास्टोमर होते हैं। और धातुओं के लिए प्लास्टिक क्षेत्र काफी लंबा होता है, ऐसी बात नहीं है। तो उस इसमें और इसमें फर्क यही है कि इन दोनों का ग्राफ आप देखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इलास्टोमर पदार्थ का, तो उसमें जो है विकृति बहुत ज्यादा आती है इलास्टोमर में प्रतिबल के मुकाबले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, इलास्टोमर। आप पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, थ्योरी है इसकी। समान त्रिज्या व समान लंबाई के दो भिन्न भिन्न धातुओं के ए व बी तारों को जोड़कर एक लंबा तार बनाया गया है। इसके एक सिरे को नियत करके दूसरे सिरे पर बल लगाने पर इस तार की लंबाई में 4 सेंटीमीटर विस्तार कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। यदि वाई बी बराबर 3y, यानी कि वाई बी क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक है तार बी का, और वाई ए क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक है तार ए का। तो यानी कि वाई बी यानी कि तार बी का यंग प्रत्यास्था गुणांक तार ए का कितना गुना है, 3 गुना है। तो तार बी की लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन को हम डेल्टा एल से लिखेंगे, यानी कि आपसे डेल्टा एल बी पूछा है, आपसे डेल्टा एल बी पूछा है। और सेकंड ग्रेड 2023 में आया हुआ है प्रश्न, ये गलत लिखा हुआ है, 2023 में आया हुआ, 22 में शायद कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो इसको कैसे करेंगे अपने, तो आप डायग्राम से समझेंगे कि 2 तार लिए हैं, ये तार है ए और ये तार है बी, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, यानी कि ये एल ए है लंबाई और ये एल बी है। फिर इसको खींचा है, तो मान लो कि दोनों को जोड़ दिया है, तो मान लो खिंचाव के कारण ये यहाँ तक बढ़ गए। तो ये जो डेल्टा एल ए प्लस डेल्टा एल बी दोनों में सम्मिलित होगा, क्योंकि खिंचाव तो इसमें भी आएगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। टोटल परिवर्तन आपको कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कि मान लो ये यहाँ तक हो गया था और ये यहाँ तक पहुँच गया, फिर ये यहाँ तक हुआ था तो ये कुछ बढ़ा तो ये इतना हो गया, ऐसे समझिए। फिर आपको क्या दिया हुआ है कि वाई बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3y दिया हुआ है। तो बाकी क्या है, दोनों तारों की त्रिज्या समान है, लंबाई भी समान है, त्रिज्या और लंबाई समान है, सिर्फ यंग प्रत्यास्था गुणांक अलग अलग, यानी कि दोनों अलग अलग पदार्थ के तार हैं। तो लंबाई परिवर्तन का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार हमने लिख लिया है, W स्मॉल l अपॉन में पाई आर स्क्वायर वाई, ये होता है लंबाई परिवर्तन। यहाँ एफ भी हो सकता है क्योंकि W भी भार बल है और एफ भी भार बल है। तो यहाँ से आप, क्योंकि L और R तो दोनों तारों के समान है, तो हम अगर अनुपात लें दोनों का, यानी कि अनुपात निकालने के लिए जो चीज़ें सेम रहती है उनको लेने की जरूरत नहीं है। समान भार से खींचा जाता है, दोनों पर समान भार, ये मतलब जितने तार से, मान लो ये 10 न्यूटन है तो दोनों के लिए 10 न्यूटन है ये, तो ये जो है वो सारी कांस्टेंट हो जाएगी राशियाँ, ये सारी राशियाँ क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो हम फिर सिर्फ किसको देखेंगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक को देखेंगे, और इससे हम डेल्टा एल ए बट्टा में डेल्टा एल बी निकालेंगे, डेल्टा एल ए बट्टा में डेल्टा एल बी निकालेंगे, जो क्या आएगी, तो y है, y के साथ ही देखना है, तो
ए तार के सामने किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक आएगा, बी का, और बी के सामने ए का आएगा। अब यदि यहां से हम बात करें तो डेल्टा एल ए बट्टा में डेल्टा एल बी, प्रश्नानुसार आपको वाई बी का मान दिया हुआ है 3y ए। तो मान इस प्रकार से रखने की एक मान दूसरे से कट जाए, तो वाई ए से वाई ए कट गया, तो यहां से आएगा डेल्टा एल ए बराबर 3 डेल्टा एल बी, ये आ गया। इससे आपको ये मान जो है वो इसमें रख देंगे तो आपको एल बी का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे, इस डेल्टा एल ए को हटा के उसकी जगह क्या लिख देंगे, 3 डेल्टा एल बी। तो 3 डेल्टा एल बी प्लस में कितना है, दूसरा पद डेल्टा एल बी है, बराबर कितना होगा 4। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 3 डेल्टा एल बी और 1 डेल्टा एल बी कितना हो जाएगा, 4 डेल्टा एल बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से डेल्टा एल बी कितना आएगा, तो डेल्टा एल बी आएगा 4 बट्टा में 4, यानी कि कितना सेंटीमीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर। इसका 33वां का आंसर होगा 1 नंबर आंसर। इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो। आगे चलते हैं। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करवाए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पे आपसे प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जाती है। पेपर बनाने वाले का ये उद्देश्य नहीं होता कि आपसे बहुत बड़े गुणा भाग करवाए जाएं, कैलकुलेशन लंबी लंबी कैलकुलेशन करवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कौन सी राशि किस प्रकार दूसरी राशियों पर निर्भर कर रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे कम करो, लेकिन जितना करो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। उस पर जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स निकालेंगे आप, जैसे अब ये क्वेश्चन आया, इसके आधार पे आपके पास और अन्य बुक होगी, या एनसीईआरटी वाले तो सारे करने हैं आपको, इसके अलावा कोई बुक है आपके पास, चाहे यूनिवर्सल की है चाहे और कोई है, उसमें से आप इस आधार के प्रश्न निकाल के आप कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है बिल्कुल जैसे मैंने समझाया वैसे ही। तो ये सॉल्यूशन कराने का मतलब यही है कि आप, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, तो फिर आपको ये सॉल्यूशन आराम से समझ में आ जाएगा भी ये कैसे किया हुआ है। हालांकि सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, साफ साफ बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। आगे चलते हैं। एक दी गई गैस नली में पानी के सापेक्ष एक द्रव ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण हो सकता है। तो देखिए इसमें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गैस नली वाला टॉपिक अब है नहीं, फिर भी इसका आंसर हम आप मैच कर लेना, क्योंकि पहले सिलेबस में था ये, तो और हमने एग्जाम में आए क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके कारण हमने इसी क्वेश्चन डाल दिया था। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अब सैद्धांतिक रूप से पाई सा अनुपात सिग्मा का मान किसके मध्य होता है, जिसके मध्य होता है। देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी सिग्मा का मान दिया हुआ है, -1 से कहाँ तक होता है, 1/2 या 0.5 तक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए, पाइस अनुपात या पाइजन अनुपात किसके बराबर होता है, अनुदैर्ध्य विकृति अनुप्रस्थ विकृति बट्टा में अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि डेल्टा आर बट्टा आर अपॉन में डेल्टा एल बट्टा एल, दोनों विकृतियां होती है। वैसे आप कोई भी मोटे तार को खींचते जाएंगे तो उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी, पतला होता जाएगा, तो फिर मतलब जैसे ये तार है, इसको खींचते जाएंगे ऐसे, तो ये मोटाई कम होती जाएगी, तो मतलब इधर भी इस अक्ष पे भी विकृति उत्पन्न हो रही है और इधर लंबाई में वृद्धि हो रही है, इस अक्ष पे भी विकृति हो रही है। तो दोनों विकृतियों का मतलब इस वाली विकृति में ये वाली विकृति का भाग देना है, तो पाइसन अनुपात प्राप्त होता है। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि स्टील के लिए कितना होता है, तांबे के लिए कितना होता है, वो आप पढ़ेंगे तो और आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आगे चलते हैं। एम द्रव्यमान की गोलाकार गेंद किसी शांत द्रव में बी नोट सीमांत वेग से गतिशील है, समान द्रव में 8 एम द्रव्यमान की अन्य गोलाकार गेंद के गिरने का सीमांत वेग है। तो एक एम द्रव्यमान की गेंद है जो बी नोट वेग से नीचे आ रही है, सीमांत वेग। अब दूसरी है समान द्रव में, उसी द्रव में 8 एम द्रव्यमान की अन्य गोलाकार गेंद गिर रही है, लेकिन इसमें
की पॉइंट क्या है कि समान पदार्थ, यानी कि दोनों समान पदार्थ की बनी है। समान पदार्थ का मतलब है कि दोनों का घनत्व सेम है। अब सीमांत वेग के फॉर्मूले में समस्या यह है कि कहीं द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपको द्रव्यमान वाला जो मान है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा, किसमें, त्रिज्या में कन्वर्ट करना होगा, इस त्रिज्या में, क्योंकि बी आपको इतना ही पता है कि बी समानुपाती होता है आर स्क्वायर के। बी समानुपाती होता है आर स्क्वायर। अब किताब में जो सॉल्यूशन दिया है वो थोड़ा अलग है, आप चाहे इसको कर लीजिए, चाहे मैं जो अब एक बार और दूसरा तरीका उससे बता रहा हूँ। तो आपको जो करना है काम इसमें यह है कि दूसरी गेंद, यानी कि मान लेते हैं कि इसका वेग है v1 बराबर v नोट, और पहली गेंद का, दो गेंद हैं अपने, गेंद ही बना लेते हैं दो, एक गेंद ये है और एक गेंद ये m द्रव्यमान की है और ये 8m द्रव्यमान की है, और ये v नोट वेग से, यानी कि इसका मान लेते हैं पहली गेंद है तो वेग v1 बराबर v नोट और v2 आपको ज्ञात करना है। और सेम पदार्थ में गिर रही है, ये एक समान पदार्थ में गिर रही है, सेम ही द्रव है सॉरी, और इनका घनत्व दोनों का क्या है, समान, यानी कि इसका ρ1 है और इसका ρ2 है। दोनों घनत्व क्या है, गेंदों के बराबर है। तो इससे मैं v1 बट्टा में सॉरी v2 जिसका ज्ञात करना ऊपर रहेगा, v2 बट्टा में v1 करूं तो v का r के साथ रिलेशन ये आपको समझ में आई गया है, तो होगा r2 बट्टा में r1 का। अब आपको कैसे भी करके r1 r2 का अनुपात निकालना है, या r2 बट्टा r1 का अनुपात निकालना है और वो यहाँ रखना है, वो द्रव्यमान के साथ संबंधित करते हुए निकालना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये इतना हमने कर दिया, अब हमारे को r1 और r2 के मान निकालने, वो आगे वाले पेज पे निकालेंगे अपने। कि आपको दिया हुआ है कि दोनों गेंदों का घनत्व बराबर है, ρ1 बराबर क्या है, ρ2 है, ρ1 बराबर ρ2। अब घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो इधर भी लिखूंगा मैं द्रव्यमान बट्टा, तो पहली गेंद का द्रव्यमान m है और आयतन होता है, गोलाकार गेंद है, गेंद गोलाकार है तो आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब होता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4/3 पाई r1 की क्यूब, पहली बॉल है। दूसरी का द्रव्यमान कितना है, 8m बट्टा में 4/3 पाई r2 की क्यूब। ये आसान हो जाएगा, इससे इससे ज़्यादा आसान ये पड़ेगा आपके, तो ये इससे कट ही जाएगा, m से m कट जाएगा। तो आपको चाहिए r2/r1, आपको क्या चाहिए, r2/r1, तो यहाँ से r2/r1 निकालेंगे तो r2 इधर ले आएंगे तो r2 बट्टा में r1 की क्यूब आएगी, क्योंकि दोनों क्यूब है। इधर कितना बच गया, 8 बच गया। अगले स्टेप में क्या होगा कि दोनों तरफ हम घनमूल कर देंगे। घनमूल क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी आपको सिर्फ r2/r1 चाहिए, r2/r1 की क्यूब नहीं चाहिए, तो आप दोनों तरफ घनमूल लेंगे तो इसका तो क्यूब हट जाएगा, घनमूल का मतलब पावर कितनी कर देंगे हम, कर ही देता हूं मैं, r2/r1 की क्यूब और ऊपर होल क्यूब की होल घनमूल है, इसका पावर की पावर कितनी है, घनमूल, और 8 की पावर, दोनों तरफ मैंने 1/3 पावर ले ली है। दोनों तरफ एक जैसा काम कर सकते हैं, आपको पता है बराबर के निशान में, तो ये पावर से पावर कट जाएगी, तो ये मान जो आएगा वो बनेगा r2/r1। अब 8 की पावर 1/3 को, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 3 लिखूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि r2/r1 जो है आपका मान वो कितना है, 2 है। कितना है, 2। हालांकि मैंने यहाँ से भी यही निकाला है कि r का मान है वो 3m/4 पाई रो होगा, r का मान है वो m की पावर 1/3 के क्या हो गया, समानुपाती हो गया, और b समानुपाती r² होता है। तो r की जगह, चूंकि r की जगह क्या था, m की पावर 1/3 था, तो मैंने r को हटा के r की जगह 1/3 कर दिया, और फिर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, वो होता है m2/m1। क्यों आया, क्योंकि r2/r1 की पावर 1/3 और पावर स्क्वायर। इससे बढ़िया तरीका वो रहेगा, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तरीका आप याद रख सकते हैं। तो
ये बहुत बढ़िया तरीका है। आगे जब बुक में सुधार होगा तो ये तरीका डाल देंगे इसमें। तो R2/R1 का मान कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, तो ये यहाँ पर रख देंगे अब। तो R2/R1 का मान है वो कितना रखेंगे, कितना आया था 2, और 2 की स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यानी कि V2 में, अब V1 का मान भी रख रहा हूँ, V1 का मान कितना है, V0 बराबर 4, V0 दिया हुआ था ना, तो V2 बराबर आएगा 4V0। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 8 द्रव्यमान की गेंद का जो अंतिम वेग होगा वो कितना होगा, 4V0। ऐसे कर देंगे इसको। अगला प्रश्न है, कैपिटल एल लंबाई, लंबाई कितनी है कैपिटल एल, और वह डब्लू भार के एक समान तार के एक सिरे को छत में एक बिंदु पर दृढ़ता से बांधा गया है और इसके निचले सिरे पर W1 भार लटकाया गया है। यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S है तो तार में इसके निचले सिरे से L/4 ऊंचाई पर प्रतिबल कितना होगा। तो वो प्रतिबल आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे प्रतिबल वो देखते हैं अपने। इसके लिए आप डायग्राम बना लीजिए। आपको दिया क्या प्रश्न, एक तार दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है L और भार कितना है W। लंबाई कितनी है इसकी L, और एक सिरे से दृढ़ता से बांधा, तो यहां से बांधा हुआ दृढ़ता से, और इसके निचले सिरे पर W1 भार लटकाया जाएगा, यानी कि यहां पर एक भार लटकाया जाता है जिसका मान कितना है W1। इतना हो गया। यदि तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है और ये एरिया आपको कितना दिया हुआ है S, तो तार में इसके निचले सिरे से, तार में निचले सिरे से कितनी ऊंचाई पर L/4 ऊंचाई, निचले सिरे से चलेंगे तो यानी कि तार के 4 हिस्से करेंगे, तो नीचे वाला हिस्सा मतलब ये 1 हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से और 4 हिस्से हो गए। इस पॉइंट पे आपसे, मतलब ये पॉइंट नाम देता हूं A, इस पॉइंट A पर, बिंदु A पर क्या पूछा है, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है वैसे, प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल बट्टा में क्षेत्रफल। अब बात यह है कि प्रत्यानयन बल कितना होगा, तो जितना वजन इसको खींच रहा है उतना ही विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लगेगा, तो बराबर होते हैं, यानी कि जो भार है टोटल वो प्रत्यानयन बल के क्या होता है बराबर। अब आपको ये बताना है कि बिंदु ए पर टोटल भार कितना है, तो अब आपको दिखने में लग रहा है कि W1 भार है, लेकिन इतना तार भी तो नीचे है, इस तार का वजन भी तो इसमें काउंट होगा, क्योंकि तार भारहीन तो है नहीं, तो कितना होगा। तो आपको पता है कि पूरी L लंबाई का वजन कितना है, L लंबाई का भार कितना है, L लंबाई का भार वो है W, लेकिन आपको कितनी लंबाई का चाहिए, L/4। तो आपको टोटल लंबाई का भार पता है, लेकिन आपको थोड़ी सी लंबाई का चाहिए, तो क्या करेंगे आप, जैसे मान लो आपको 10 पेन का मूल्य पता है लेकिन आपको 3 पेन का निकालना, तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका है कि 1 पेन का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो हम L सेंटीमीटर या L मीटर लंबाई का वजन है W, तो 1 मीटर यानी कि इकाई लंबाई, 1 मीटर या इकाई लंबाई का भार कितना होगा, तो वो होगा W/L। ऐसे निकालते हैं, कुल भार में कुल लंबाई का क्या दे दिया भार, लेकिन आपको कितना चाहिए, ये इकाई लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई का वजन ये है, आपके पास कितना मीटर है L/4, ये तार कितना है इतना, L/4 वाले वजन काउंट करना है आपको इसमें W1 में, तो L/4 लंबाई का भार कितना हो जाएगा, भार हो जाएगा, जो एक इकाई लंबाई का भार है उसको जिस लंबाई से ज्ञात करना उसे क्या कर देंगे, गुणा कर, जैसे 1 पेन का मूल्य आ गया तो 3 पेन का कैसे करेंगे, 1 पेन वाले मूल्य से 3 से गुणा कर देंगे, वही है। तो L से L कट जाएगा तो क्या आएगा, W/4 आ जाएगा, W/4। अब इस बिंदु A पर टोटल भार कितना हो गया, तो A पर कुल भार हो जाएगा, एक तो तार का स्वयं का भार कितना है W/4, और साथ में नीचे कितना भार लटकाया W1, और यही प्रत्यानयन बल के क्या होगा बराबर। प्रत्यानयन बल मतलब ये जो भार लटकाया है वही प्रत्यानयन बल है फिलहाल, बस भार इधर नीचे काम कर रहा है और प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर काम कर रहा है।
क्योंकि प्रतिबल के फॉर्मूला प्रत्यानयन बल होता है वैसे। तो कितना आएगा ये आएगा W/4 प्लस W1 बट्टा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का लिया जाता है, वो कितना है S। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबल। तो W/4 प्लस W1 बट्टा S, यानी कि ये आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। ये हमने इसको सॉल्व करके बताया, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। यदि R त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में W कार्य है तो इसकी त्रिज्या 3R करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्य होगा। तो आवश्यक कार्य हैं वो 4πR² माइनस R1² होता है, वैसे सिलेबस में नहीं है। इसका आंसर आएगा 8W आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में नहीं है अभी ये, और ये भी नहीं है। यदि एक R त्रिज्या की केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो ये भी अब नहीं है सिलेबस में, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसका आंसर आएगा 2M। कितना आएगा 2M। आगे चलते हैं। समान पदार्थ के 4 तारों को समान भार द्वारा खींचा जाता है, तारों की विमाएं नीचे दी गई, इनमें से किस में सर्वाधिक विस्तारण होगा। वही लंबाई आप देखिए कि अगर आपने नोट किया है वीडियो में जो कि डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल होता है, उस पर कम से कम 4-5% आ गए हैं। तो इस चैप्टर में जो डेल्टा एल है उसके मान पे क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, या फिर उस पे जो इकाई आयतन में या जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है इकाई आयतन की या संपूर्ण आयतन की, उस पे भी आते हैं क्वेश्चन। जैसे लास्ट टाइम में इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा पूछी थी, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो आपको भी आइडिया लगेगा कि किस पर क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो इसको कैसे करेंगे अपने, इसमें आपके पास अलग अलग डाटा दिया हुआ है। 4 तार है, आपसे पूछा कि सीधा ज़्यादा विस्तार किस में होगा। तो लंबाई में विस्तार जो होता है वो होता है WL/में πr²/। समान पदार्थ के तार हैं तो y तो सब में क्या है समान है, असमान भार से खींचा मतलब W भी समान है, और पाई एक संख्या, तो यानी कि डेल्टा L है वो L बट्टा क्या होगा R² के समानुपाती। इसी से मान निकालना है कि L बट्टा R² का मान जिसका सबसे ज्यादा तो उसका विस्तार सबसे ज्यादा, यानी कि L बट्टा R² ज्यादा पूरा, मतलब ये सोल्व करना है आपको, तो उसका डेल्टा L क्या होगा ज्यादा। तो जो पहला तार है उसकी लंबाई कितनी देर की है 1 मीटर, और व्यास कितना है 1 mm। तो व्यास 1 mm है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 0.5 mm हो जाएगी। तो इसमें आप और कैलकुलेशन बचना चाहते हो तो सीधा त्रिज्या की जगह व्यास ही मान लो आप, क्योंकि यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ तो त्रिज्या होती है व्यास क्या होती है, तो T/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आएगा 4L बट्टा में D², ये आ जाएगा 4L बट्टा में D²। तो जिसका L बट्टा D² ज्यादा होगी, 4 तो संख्या सभी में आएगी, 4 तो सभी में आएगा गुणा में, उसको करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो भी आएगा उसका 4 गुणा। तो लेकिन आपको तो मेन L बट्टा D² करना है, तो मतलब मैं इसको इससे सोल्व करूंगा। डेल्टा L है वो L बट्टा D का क्या है स्क्वायर है, इससे और आसान हो जाएगा आपका। तो जो पहला तार है 1 नंबर तार फर्स्ट के लिए डेल्टा L बराबर आएगा, लंबाई कितनी है 1 और D का मान कितना है 1 mm। 1 mm का मतलब 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 बट्टा में 10⁻⁶, यानी कि 10⁻6 मीटर, ये आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, लंबाई 2 मीटर और व्यास भी 2 mm है, तो ये अनुपात कितना आएगा देखते हैं। डेल्टा L बराबर दूसरा तार सेकंड के लिए, तो डेल्टा L बराबर बराबरी ले लिया मैंने, लंबाई है 2
और व्यास भी कितना है 2 mm, यानी कि 10⁻³ तो ये आएगा 2/4, तो स्क्वायर है तो 4 × 10⁻⁻6, ये कटेगा तो ये आएगा 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब हो गया 1/2 का मतलब हो गया 0.5 × 10⁻6। ये तार फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इसी प्रकार थर्ड का निकालना आपको। थर्ड का निकालेंगे तो क्या आएगा, अब आपको अंदाजा लग रहा होगा। थर्ड का जो आएगा डेल्टा, ये 1 है, डेल्टा 2 है और ये डेल्टा L 3 है, ये मान आएगा। अब फॉर्मूले मान रख रहा हूँ, L की वैल्यू कितनी है तार तीसरे की 1 और व्यास की वैल्यू कितनी है 2 mm, तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आएगा 0.5 × 10⁻6 आएगा L3। ये तार हो गया तीसरा। इसी प्रकार तार कौन सा होगा, चौथा होगा। चौथे तार का क्या आएगा, देखो डेल्टा L4 आएगा, वो आएगा तार की लंबाई कितनी है 4 और व्यास कितना है 1, मतलब 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये आएगा 4 × 10⁻+6, +6 आएगी, सारी पावर +6। अब आप देख लीजिए, ये तो है 1 × 10⁻6, ये 0.5 × 10⁻6 और ये 0.5 × 10, लेकिन इसका कितना है 4, तो जिसका गुणांक 10⁻6 सब में ही है, जिसका गुणांक बड़ा है, गुणांक किसका है सबसे बड़ा, तो तार 4 का, यानी कि डेल्टा L4 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा डेल्टा L1 और उसके कम होगा डेल्टा L2 और डेल्टा L2 और डेल्टा L3 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सर्वाधिक विस्तारण यानी कि डेल्टा L का मान सबसे ज्यादा किस में है, तो इस तार में, जिसकी लंबाई 4 मीटर है और व्यास 1 मीटर है। आगे चलते हैं। अब ये ऐसे किया मैंने सॉल्व इसको। इसमें मैंने त्रिज्या का मान निकाला है सबका, उस हिसाब से किया है, बात वही आएगी। आगे चलते हैं हम। कणित्र की कार्य प्रणाली है। कणित्र जो स्प्रेयर होता है ना, जो नाई के पास होता है ऐसे ऐसे करके और वो पानी छिड़कता है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप ऐसे करते हैं तो जहाँ से नोजल के पास में आप दाब को क्या कर रहे हैं कम, वहाँ पर आप हवा की वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हवा की वेलोसिटी बढ़ाएंगे आप तो क्या होगा, जहाँ वेलोसिटी बढ़ गई यानी कि इसकी ये नोजल ऐसे ऐसा कुछ होता है ये, और यहाँ से उसको ऐसे ऐसे करते हैं अपने, तो यहाँ वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप ऐसे जब हवा करते हैं तो वेग हवा का बढ़ जाता है, तो मतलब वेग बढ़ गया है। तो यहाँ जो दाब है, प्रेशर, वो क्या हो गया कम। कहाँ से, यहाँ की तुलना में यहाँ दाब क्या है ज़्यादा, यहाँ दाब ज़्यादा होगा और यहाँ दाब क्या हो गया कम, तो पानी उच्च दाब से किधर चला जाता है, निम्न दाब। तो ये नियम कौन सा है, जहाँ वेग ज़्यादा है वहाँ दाब कम हो जाता है, जहाँ वेग कम है वहाँ दाब ज़्यादा हो जाता है। ये है बर्नौली सिद्धांत। बर्नौली सिद्धांत यही है, बर्नौली सिद्धांत से निकला हुआ ये। आगे चलते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न की जा सकती है। अनुदैर्ध्य विकृति कब उत्पन्न होती है, जब हम जो ये मान लो कोई वायर है, इस पे इधर बल लगाया तो इसकी लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन होगा। डेल्टा L, पहले लंबाई कितनी थी L, डेल्टा L बट्टा में L जो होती है वो अनुदैर्ध्य विकृति होती है। यानी कि जब बल है वो लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है। बल कौन सा, बाह्य बल या वो विरूपक बल, लंबाई के क्या लगाया जाता है, अनुदिश। तो वो उत्पन्न होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। अब आप लंबाई किसकी होती है, आपने कभी सुना है द्रव और गैसों की लंबाई होती है, लंबाई सिर्फ किसकी होती है, ठोसों। तो अनुदैर्ध्य विकृति है वो सिर्फ किस में उत्पन्न की जा सकती है, ठोसों। ठीक है, आगे चलते हैं।
लंबाई ठोसों की ही होती है। आगे चलते हैं हम। पानी में केशिका नली को डुबोने पर, तो केश नली आ गया, तो केश नली वाला क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है, इसका फिर भी आंसर होगा 2 आगे चलते हैं। असमान अनुप्रस्थ काट की एक क्षैतिज नली से पानी प्रवाहित हो रहा है, पाइप के सबसे संकरे स्थान पर पानी का, तो असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नली कैसी होती है? ऐसी, कहीं पर क्षेत्रफल ज्यादा और कहीं पर क्षेत्रफल कम। तो ये संकरा भाग है, संकरे भाग पर, संकरा भाग है मतलब इसका क्षेत्रफल ए और मान लो वेग बी है। और सांतत्य समीकरण ये कहती है कि सांतत्य समीकरण ये कहती है कि जो ए और बी होता है, क्षेत्रफल और वेग का गुणा है, वो हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। अब नियत रहता है, अब नियत मान लो संख्या है वो के है, अपन मान ली नियत मान, मतलब वो इस नियत मान होगा उसको के मान लिया। तो यहां से बी है वो के बटा ए होगा, यानी कि बी है वो ए के क्या होता है? समानुपाती। सांतत्य समीकरण से वेग है वो ए के क्या होता है? समानुपाती। यहाँ मान लो A1 B1 है और यहाँ क्या है? A2 B2 है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो वेग को क्या होना पड़ेगा? कम। और संकरे भाग पर क्षेत्रफल क्या है? कम है, तो वेग को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा। समझ में आ गई बात? तो वेग संकरे स्थान पर क्या होगा? अधिकतम। लेकिन ये पहले ऑप्शन में भी चौथे ऑप्शन में भी है। अब दाब की बात कर लेते हैं। तो बर्नौली थ्योरम कहती है कि जहां वेग ज्यादा वहां दाब क्या होता है? कम होता है, दाब भी कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? इसका आंसर होगा वेग अधिकतम व दाब न्यूनतम। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। ये आंसर दिया हुआ है, अच्छे से दे रखा है प्रश्न, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बढ़िया से दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं आराम से, समझ भी सकते हैं इसको। एल लंबाई तथा ए काट क्षेत्र के तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई है। यदि तार की लंबाई को दुगुना व काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता गुणांक है वो किस पर निर्भर करता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, कि पदार्थ कौन सा है, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर, या जो सूदियां हैं पदार्थ में उस पर। लेकिन लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन के साथ मैं लिख देता हूं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए एक शब्द है लंबाई इन सब के लिए, कि विमाओं पर निर्भर नहीं करता। यानी कि पहले जो फिजिकल वर्ड वाला चैप्टर, उसकी विमाओं का मतलब नहीं है। विमाओं का मतलब लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये है। तो विमाओं पर निर्भर नहीं करता। इसने क्या कहा है कि तार की लंबाई बाद में दुगुनी कर दी, लेकिन वो तो पदार्थ तो सेम ही है, पदार्थ सेम है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी क्या होगा? सेम होगा। तो कितना होगा? वाई। अगर लोहे का तार लिए तो उसको काट दो, आधा कर दो, डबल कर दो, उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पदार्थ का गुण है, मटेरियल का गुण है। एक 2 मीटर लंबे व 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार की अवधारणा कीजिए। तार की लंबाई को 0.1 mm खींचने में किया गया कार्य। तो तार को खींचने में जो कार्य होता है, तार को खींचने में कार्य होता है वो होता है वैसे संचित ऊर्जा होती है 1/F×L, ये होती है। और आपको जो मान दिए हुए हैं इसमें कहीं बल नहीं दिया हुआ है, बल कहीं भी नहीं दिया हुआ, मतलब बल को आपको यहां से हटाना पड़ेगा। तो बल को आप हटा के आपको मान दिए वो लिख लेते हैं। एक 2 मीटर लंबा
यानी कि लंबाई दे रखी है आपको 2 मीटर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1 mm², यानी कि 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6⁶ हो जाएगी मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। और तार की लंबाई को कितना खींचना है, यानी कि डेल्टा एल है वो 0.1 mm, यानी कि 0.1 × 10⁻³ मीटर है। और वाई दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन बटा मीटर। तो बेसिक फॉर्मूला ये है, लेकिन यहाँ बल का मान नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम बल को हटाएंगे। बल को कैसे हटाएंगे, इस फॉर्मूले से कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है एफ एल बट्टा में ए डेल्टा एल। तो यहाँ से एफ बराबर क्या आएगा वाई ए डेल्टा एल बट्टा में एल, वो मान यहाँ रख देंगे। तो 1/2 वाई ए डेल्टा एल बट्टा में एल इंटू में, अब ये जो है एल, अब इससे कंफ्यूजन है, ये एल जो होता है वो लंबाई में परिवर्तन होता है। तो मैं यहाँ फॉर्मूले में जो है, आप बुक में पढ़े स्मॉल एल दिया हुआ, लेकिन स्मॉल एल का मतलब क्या है लंबाई में परिवर्तन। अब चूंकि मैंने लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल ले लिया है, तो ये डेल्टा एल लिखा है, गुणा में डेल्टा एल हो जाएगा। तो यानी कि ये आएगा 1/2 वाई ए डेल्टा एल की स्क्वायर बट्टा में एल। ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और फिर मान रख देने हैं। तो जब मान रखेंगे इसमें, तो W बराबर 1/2 और y का मान कितना है, तो y का मान है 2 × 10⁻11 और क्षेत्रफल का मान कितना है, क्षेत्रफल का मान है 10⁻⁻6। डेल्टा एल का मान कितना है 10⁻⁻, डेल्टा एल का मान है 0.1 × 10⁻³ मीटर। तो 0.1 है, 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 और 10 की पावर ऊपर जाएगी माइनस, यानी कि 10⁻⁻4 मीटर है ये डेल्टा एल। तो ये 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर बट्टा में एल कितना है, तो लंबाई कितनी थी तार की 2 थी, तो 2 से 2 कट जाएगा ये, तो बचेगा कितना, तो ये बचेगा 10⁻+11 × 10⁻⁻6 और 10⁻⁻8 बट्टा में 2। कुल मिला के देखें तो ये आएगा 10 की पावर जो माइनस वाली है वो होगी 14 और 11 प्लस की, यानी कि आएगा 10⁻11 गुणा में 10⁻⁻14 बट्टा में 2। इसको 1 गुणा में 1 और मान लेता हूँ, 1 में 2 का भाग में कितना आएगा 0.5 और ये पावर आएगी -3 और आंसर आएगा जूल में। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो ये जूल में आ जाएगी। कितना आएगा 0.5 × 10⁻⁻3 जूल आ जाएगा। इस प्रकार सोल्व कर देंगे इसको। आगे चलते हैं, मतलब ये फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला ये याद होता है, ये याद हो तो आपको इतना टाइम बच सकता है ये। और ये तभी पता चला है कि जब आपने मान रखेंगे, प्रश्न पढ़ लेना आराम से, किस किस राशियों के मान दिए हुए हैं, किन किन राशियों के मान दिए हुए हैं, उसके आधार पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं, ये आंसर दिया हुआ है, इसमें बस कैलकुलेशन नहीं की, सीधा आंसर निकाला हुआ है। सॉरी, ये मैंने गलत लगा दिया है, ये 0.5 है ही नहीं इसमें, 5 × 10⁻⁻3 है, जो कि सही नहीं है। 0.5 × 10⁻⁻3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 लगाऊंगा तो आएगा 5 गुणा में 10⁻⁻3 और ये भी ऊपर जाएगी 10⁻⁻1 बन जाएगी, यानी कि 5 × 10⁻⁻4 जूल आएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी इसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, रेनॉल्ड्स संख्या का सूत्र है। तो रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है, रेनॉल्ड्स संख्या सूत्र होता है ρ/v/d/मीटा। रो घनत्व है, वी चाल है, डी नली का व्यास है, नीटा श्यानता गुणांक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, एक तार का ऊपरी सिरा सुदृढ़ आबद्ध है, एक बल F आरोपित कर इसकी लंबाई में L वृद्धि की जाती है, यानी कि लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है L का।
तो इसकी दीर्घीकरण में किया कर, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था सीधा। एफ बराबर होता है 1/2 एफ डेल्टा एल। तो डब्ल्यू बराबर आएगा, डेल्टा एल का मान कितना है, स्मॉल है, तो ये आंसर आएगा 1/2 एफ इंटू एल। आगे चलते हैं। यदि आर त्रिज्या की गोलीय गेंद नीटा श्यानता के द्रव में v वेग से गिर रही है, तब गोलीय गेंद पर लगने वाला मंदन श्यान बल। श्यान बल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 पाई नीटा आर वी टी। और ये इसने अंतिम वेग v लिखा है तो v से लिख देंगे। एफ है वो आर के भी समानुपाती और एफ है वो v के भी समानुपाती, मतलब त्रिज्या और वेग दोनों के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो आर व v दोनों के क्या होगा, समानुपाती होगा। आगे चलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसी प्रकार का अब की बार आया था सेकंड ग्रेड में संस्कृत डिपार्टमेंट में, वो अंतिम वेग वाले फॉर्मूले के आधार पे था। आगे चलते हैं। दो तार जिनकी लंबाइयां एक समान है और एक ही पदार्थ से बने हैं, परंतु उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1:2 है। तो दो तार है, एक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लिया A1 और दूसरे का मान लिया A2। तो A1 बट्टा में A2 बराबर दिया हुआ आपको 1/2। एक भार को लटकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनकी लंबाई में विस्तार होगा। तो तार की लंबाइयां बराबर हैं, यानी कि L1 बराबर L2 है। तो लंबाई में विस्तार, देखिए लंबाई में विस्तार का कम से कम छठा सातवां क्वेश्चन आ गया है। डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल या डब्ल्यू एल बट्टा में पाई, पाई नहीं आएगा क्योंकि ए दिया हुआ है सीधा ए गुणा पाई। तो डेल्टा एल है वो ए के क्या हो गया, उत्तरपाती, क्योंकि बाई तो फिक्स है, समान तार है, दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, बल समान बल से खींचा है और लंबाई दोनों की बराबर है। तो ये तीनों हमारे लिए क्या है, नियत राशि है। अगर आप इनको अनुपात में शामिल भी करेंगे तो कट जाएंगे। पहले तार और दोनों तार के दूसरे तार दोनों के लिए इनका मान क्या है, समान। फॉर एग्जाम्पल यदि हम पूरा करें इसको, तो डेल्टा L1 बट्टा में होगा डेल्टा L2। ये फॉर्मूला पूरा अप्लाई कर रहे हैं तो F1 L1 बट्टा में A1 Y1, फिर मेन बट्टा में F2 L2 A2 Y2, ऐसे होगा। इसको आप करेंगे तो ये बनेगा F बट्टा में A1 L1 और Y1 इन 2 में। अब ये वाली संख्या उल्ट के इधर ऊपर आ जाएगी, तो क्या बनेगा, ये बनेगा A2 Y2 बट्टा में F2 L2। अब ये कह रहा है कि समान भार लटकाया, यानी कि F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। ये F1 है, F1 और F2 की वैल्यू बराबर है, दोनों समान पदार्थ है, तो Y1 और Y2 की वैल्यू भी क्या है, बराबर है, कट जाएंगे। और लंबाइयां दोनों की बराबर, तो L1 से L2 कट जाए, तो बचना क्या है, बचना वही है A2 बट्टा में A1 डेल्टा L1 बट्टा में डेल्टा L2। तो A2 कितना है, A1 बट्टा A2 1/2 है, तो A2 बट्टा में A1 कितना होगा, तो A2 बट्टा में A1 उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1 आ जाएगा। ये मैंने आपको पूरा करके दिखाया कि ये क्यों नहीं लेते अपन, सिर्फ इतना ही क्यों लेते। आगे चलते हैं। यानी कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर सकता था, डेल्टा L1 बट्टा में डेल्टा L2 बराबर, क्योंकि डेल्टा N की व्युत्क्रमानुपाती है तो, या डेल्टा L ए की व्युत्क्रमानुपाती है, तो L1 के सामने तो दूसरे का क्षेत्रफल आएगा और L2 के सामने पहले का क्षेत्रफल आएगा। तो यही तो हमने किया लास्ट में काट पीट के, तो 2:1 आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं किसी, ये इसकी व्याख्या दी हुई है आसान भाषा में। आगे चलते हैं। एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r है। साबुन के बुलबुले वाला आपको करना ही नहीं है, फिर भी इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है। आगे चलते हैं। एक द्रव में गिरते हुए गोले के लिए अंतिम वेग v है, यदि गोले की त्रिज्या दुगनी की जाए तो गोले की की त्रिज्या, तो यानी कि ये k है वो सही नहीं लिखा हुआ, 1 मिनट।
गोले की त्रिज्या दुगनी की जाए तो गोला निम्न अंतिम वेग से गिरेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको। ऐसा सेम टू सेम ऐसे आया था। पहला गोला है, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 और दूसरी की है R2। तो दूसरे गोले की त्रिज्या है वो दुगनी है, यानी कि R2 बराबर है 2R1। पहले गोले का वेग है V1 बराबर V और V2 आपसे पूछा है। तो अंतिम वेग जो होता है वो R² के समानुपाती होता है। तो V2 बटा V1 जिसका ज्ञात करना वो ऊपर रखना है, और V है वो R के समानुपाती है, तो V2 के सामने आएगा R2 और V1 के सामने आएगा R1 की, ये पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है 2R1 बट्टा में R1 का होल स्क्वायर। तो R1 से R2 कट जाएगा, तो V2 बट्टा में V1 बराबर 2 का होल स्क्वायर, यानी कितना आएगा 4 आएगा। ये आ जाएगा। आगे चलते हैं अब। समुद्र की सतह से 400 मीटर नीचे पानी के घनत्व में परिवर्तन को अनुमानित कीजिए। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तथा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10 की पावर प्लस 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें निकालना क्या है, घनत्व में परिवर्तन। 400 मीटर नीचे गहराई, तो इसमें मतलब मान लेते हैं कि पानी का घनत्व रो है और 400 मीटर गहराई पर है रो डैश, तो आपको रो डैश माइनस रो ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया है लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन में। थोड़ा सा क्या काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है। फिर भी इसका आंसर अपने देखते हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ इसका कि पानी का घनत्व दे रखा है आपको रो बराबर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर। गहराई कितनी है h बराबर 400 मीटर पर, घनत्व कितना है रो डैश है, ये हमने मान लिया। तो घनत्व परिवर्तन मतलब रो डैश माइनस रो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो टेक्निकल एजुकेशन में पूछा गया है और सिलेबस से भी काफ़ी अलग है ये। लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि जो h गहराई पर जो घनत्व होता है रो डैश बराबर क्या होता है, रो अपॉन में 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन में बी होता है। अब ये वाली जो संख्या है इसकी पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 पावर बन जाएगी। उसके बाद मैंने ये लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस x की पावर n है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फिर nn माइनस 1 फैक्टोरियल 3, ऐसे फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो इसको भी आपको ये 1, अब इसमें 1 माइनस है, ये 1 माइनस x है ये, तो इसकी पावर कितनी है -1 है। इसको मैं इस रूप में प्रदर्शित करूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब x का मान है वो 1 से क्या हो, बहुत छोटा हो। जब x का मान यानी कि डेल्टा p बट्टा b, क्योंकि b बहुत बड़ा होता है, b का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर 9, तो मतलब ये संख्या है वो बहुत छोटी आएगी। ये संख्या बहुत छोटी आएगी, यानी कि ये जो पूरी टर्म है वो बहुत छोटी है। छोटी मतलब जो x है ये, इसको x ही मानना है आपको, x बहुत छोटा है। जब छोटा होता है तो इसको विस्तार करेंगे तब ये और पहली टर्म बस इतना ही लेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अब माइनस है तो यहाँ निशान किसका आएगा, माइनस का, तो ये आएगा मैं इसको लिखूंगा तो लिखूंगा रो डैश बराबर रो, और इसको लिखूंगा 1 माइनस और माइनस का डेल्टा p बट्टा में b। और क्यों, क्योंकि n का मान कितना है यहाँ पर, इसमें n का मान इसको तुलना करें तो कितना है -1 है। तो यहाँ पर मैं एक बार माइनस और लेना पड़ेगा, क्योंकि n का मान -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे ये स्टेप आ जाएगा आपके पास। ये मैंने बताया भी है कि इसको इस कारण से हल किया है। फिर इसको क्या किया, रो को अंदर गुणा कर दिया, तो रो डैश बराबर आएगा रो प्लस रो डेल्टा p बट्टा में b। अब इस रो को इधर ले आया तो रो माइनस क्या हो गया, रो डैश हो गया। अच्छा, डेल्टा p के गहराई पर दाब कितना होता है, गहराई बढ़ती गहराई के साथ दाब परिवर्तन वो होता है रो GH।
डेल्टा पी बराबर क्या होता है, रो जी एच। तो ये मान यहाँ पे रख दिया और उसके बाद जो जितने मान दिए सबके मान रखे और गुणा बाकी हमने, तो आएगा 2 kg प्रति मीटर की क्यूब। इस प्रकार सोल्व कर देंगे इसको। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, 2 kg प्रति मीटर की क्यूब, ये आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का दंड दोनों सिरों पर टिका तथा मध्य से भारित है। केंद्र पर अवनमन समानुपाती है। डब्लू लोड का भार है और वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आर त्रिज्या वाला, जैसे आपने एल लंबाई का दंड हो, उसकी चौड़ाई बी हो, गहराई डी हो, लंबाई एल हो, तब तो अवनमन जो होता है डेल्टा बराबर डब्लू एल की क्यूब और बी डी की क्यूब बाई होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग होगा, इसमें त्रिज्या दी हुई है, यानी कि ये छड़ है वो बेलनाकार है, आयताकार नहीं है, वो आयताकार छड़ होती है, ये बेलनाकार छड़ है। तो बेलनाकार छड़ के लिए होता है डब्लू एल की क्यूब अपॉन में 4 पाई और वाई और आर की पावर 4 होता है। इसने पाई को उड़ा रखा है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, डब्लू एल की क्यूब वाई आर की पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आयताकार छड़ के लिए अवनमन और कौन सी छड़ के लिए, बेलनाकार छड़ के लिए अवनमन, दोनों याद रखने आपको। आगे चलते हैं हम। माना कि समान त्रिज्या 10 की पावर -7 मीटर की 1000 छोटी पानी की बूंदें संयुक्त होकर एक बड़ी बूंद बनाती है। 1000 बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा, तो पृष्ठीय ऊर्जा है वो पृष्ठ तनाव वाला टॉपिक है, तो ये भी आपको नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है इस क्वेश्चन को सीधा ही। तो फिर भी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 10। आगे चलते हैं। दो समान व्यास की केस नलियों को क्रमशः 0.4 तथा, तो केस नलियों वाला क्वेश्चन भी आपके सिलेबस का नहीं है, इसको भी आप स्किप कर देना। 12:5। आगे चलते हैं हम। एक छोटे गोले को द्रव्यमान m तथा घनत्व d1, इसे ग्लिसरीन के एक लंबे जार में, एक गोला है जिसका द्रव्यमान कितना m और घनत्व कितना d1, ग्लिसरीन के लंबे जार में छोड़ा जाता है तथा कुछ समय बाद यह नियत वेग प्राप्त कर लेता है। यदि ग्लिसरीन का घनत्व d2 है, तो अब गोले पर कार्य श्यान बल होगा। तो श्यान बल आपने सीधा पढ़ा हुआ है, श्यान बल बराबर होता है 6 पाई नीटा आर बी, ये पढ़ा हुआ है आप। तो हम डायग्राम बनाते हैं कि जो ये ग्लिसरीन से भरा हुआ पात्र है, इसमें एक गोला गिरता है, इस गोले का द्रव्यमान कितना है स्मॉल m, और इस गोले का घनत्व कितना है d1, और जिस ग्लिसरीन द्रव में गिर रहा है उसका घनत्व कितना है d2, और मान लेते हैं इसका श्यानता गुणांक कितना है नीटा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये श्यान बल का मान बताना है। तो अब श्यान बल आपको ये पता है, इससे नहीं होगा, आपको थोड़ा सा अब आइडिया लेंगे आप इससे। इसमें घनत्व आ रहा है जबकि इस फॉर्मूले में कहीं घनत्व नहीं है, लेकिन हम घनत्व ला सकते हैं क्योंकि हमारे को पता है जो अंतिम वेग v होता है उसके फॉर्मूले में घनत्व होता है। तो श्यान बल निकालना आपको, तो F बराबर 6 पाई नीटा R और B, ये है। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पाई नीटा R और B का मान लिख दूंगा पूरा का पूरा जो भी है 2/9 पाई 2/9 R स्क्वायर, और ये होता है सिग्मा माइनस रो। सिग्मा किसका है, जो गेंद गिर रही है उसका घनत्व, तो इसका घनत्व सिग्मा नहीं है, कितना है, ये सिग्मा का मान है, और d2 किसका मान है, रो का, तो ये आएगा d1 माइनस d2 g अपॉन में नीटा। तो नीटा से नीटा कट जाएगा और ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 आएगा और ये आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4। तो कुल मिला के आएगा F बराबर 4/3 पाई R की क्यूब
4/3 पाई आर की क्यूब और D1 माइनस D2 जी अपॉन में कुछ नहीं है, इतना ही है ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अभी भी फॉर्मूले में m मोर आना है, इसमें m कहीं नहीं है, तो m आने के आप ये देखिए आपका ऑटोमेटिक ये बन गया, ये क्या है, आयतन है, ये इस गोले का आयतन b वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। हमने ये मान रखा है गोले की त्रिज्या कितनी है, r है, तो ये कौन है, आयतन। और आयतन है तो, लेकिन आपको आयतन तो चाहिए नहीं यहाँ पे, यानी कि फॉर्मूले में कहीं त्रिज्या नहीं है, तो मतलब इस 4/3 पाई आर क्यूब को हटाना है, इसको यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान इंटू घनत्व, द्रव्यमान इंटू घनत्व। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब है, वो होगा द्रव्यमान गुणा घनत्व। द्रव्यमान कितना है बॉल का, m, और घनत्व कितना है, d1। इस पूरे को हटा के मैं लिख दूंगा md1। क्या लिख दूंगा, md1। तो क्या आएगा देखो, ये आएगा F बराबर md1 और d1 माइनस d2 और g, ये आएगा। अब भी इसमें आपका जो ऑप्शन सेट बैठेगा उसको कैसे करेंगे, तो D1 को अंदर भेज दो, क्योंकि D1 बाहर तो कहीं है ही नहीं, तो D1 को अंदर भेजेंगे तो आएगा F बराबर mg को मैं आगे लिख देता हूँ, गुणा में है ये आएगा D1 बट्टा में D1 माइनस D2 बट्टा में D1। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा F बराबर mg, और D1 बट्टा D1 1 हो जाएगा, 1 माइनस D2 बट्टा में D1, ये इसका आंसर आ जाएगा, 1 माइनस D2 बट्टा में D1, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ये लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन में आया था 2021 में, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। आगे चलते हैं, ये आपके लेवल का ही प्रश्न है, ये मैंने करके बताया बिल्कुल बढ़िया से, जो है मैंने करके बताया वैसे ही है सारा सिस्टम, तो आप आराम से समझ सकते हैं, कोई अलग तरीका नहीं लिया है। आगे चलते हैं, अब चित्र में गैस नली पानी में एक सिरे से डूबी दिखाई गई है, यदि पीए वायुमंडलीय दाब है तो बिंदु ए पर दाब कितना होगा। तो ये जो सिरा है ये इधर से होता है अवतल और इधर से उभरा हुआ उत्तल, तो उत्तल सतह का दाब कम होता है और अवतल सतह का दाब ज्यादा होता है। तो वायुमंडलीय दाब पी है, तो उत्तल सतह पर है बिंदु ए, इस पर दाब होगा पी ए माइनस 2s बट्टा में आर। वैसे सिलेबस में नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, हाँ ये आया था, मैंने जो बताया था सांतत्य समीकरण पर है, यानी कि सांतत्य समीकरण और अंतिम वेग, इसमें सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है, और उसमें लंबाई परिवर्तन ज़्यादा है और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इधर ये श्यान बल के बारे में भी, बस इस पे ज़्यादा क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं। आपको लगभग एग्जाम में मिलेंगे इन चारों पांचों टॉपिकों में से एक दो पर्सन हमेशा मिलेंगे। तो एक निश्चित रक्त वाहिका का व्यास 0.6 सेंटीमीटर है और यह औसत चाल 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से रक्त ले जाती है। रक्त वाहिका 0.5 सेंटीमीटर की समान व्यास वाली दो छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। छोटी वाहिकाओं में से एक में औसत रक्तचाल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न देखा है आपने, उसके आधार पर डायग्राम बना सकते हैं आप। डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम मैंने बुक में बना रखा है, ये बुक में बना के दिखाया आपको, तो अपने बना लेते हैं ये कि एक रक्त वाहिका ऐसे और फिर आगे ये दो भागों में बढ़ जाती है, और इन दोनों रक्त वाहिकाओं का जो व्यास और त्रिज्या है वो क्या है, बराबर है। तो
इसका व्यास मान लिया हमने कैपिटल डी, और इसका व्यास मान लिया D1, और इसका व्यास मान लिया D2। लेकिन D1 बराबर क्या है D2, तो हमने D मान लिया। दोनों का व्यास बराबर है। यहाँ चाल होगी मान लो V1, और यहाँ चाल होगी V2, और यहाँ चाल होगी V3। लेकिन V2 और V3 क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं बराबर, तो दोनों बराबर हैं, तो त्रिज्या दोनों की बराबर यानी कि व्यास दोनों का बराबर है, तो दोनों के अंदर जो द्रव प्रवाह की चाल होगी वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो V2 बराबर V3 बराबर मैंने मान लिया V मान लिया। अब क्या करेंगे, तो सांतत्य समीकरण लगाएंगे, तो यहाँ होगा A1 V1, और यहाँ होगा A2 B2, सॉरी ये A2 B2, और ये होगा A3 B3। तो मैं लिखूंगा A1 B1 बराबर A2 B2, दो भागों में बढ़ जाते हैं, दोनों का जोड़ लिखना है A3 B3, ये हो जाएगा। अब ये आएगा पाई डी स्क्वेयर बट्टा में 2, त्रिज्या आती है ना तो मैंने ऐसे लिख दिया है, और V1 बराबर पाई D1 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर V2 प्लस में पाई D2 स्क्वायर D2 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर V2। सांतत्य समीकरण लगाइए मैंने सिंपल, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो पाई कॉमन आगे कट जाएगा, 2 है नीचे वाला वो भी कॉमन आगे कट जाएगा, तो ये सिंपल आएगा डी स्क्वायर V1 बराबर डी स्क्वायर V प्लस डी स्क्वायर V, ये आ जाएगा। तो दोनों रक्त वाहिकाओं के व्यास क्या है बराबर है, कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। दोनों छोटी वाहिकाएं विभाजित हो जाती हैं, और वाहिकाओं में एक में औसत चाल, मतलब औसत चाल मतलब दोनों में सेम है, इसीलिए पूछ लिए एक की। तो अब मान रख देंगे, तो पहली में कितना है, पहली का व्यास है 0.6 और चाल कितनी है 16, तो ये आएगा 0.6 का स्क्वायर गुणा में 16 बराबर इसका कितना है 0.5, ये डी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो 2D स्क्वायर भी हो जाएगा। ये 2 गुणा डी स्क्वायर का मान 0.5 का स्क्वायर और b, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा, तो ये आएगा 8 गुणा 0.6 गुणा 0.6, और ये 0.5 स्क्वायर इसके बट्टा में आ जाएगा 0.5 गुणा 0.5 बराबर b। तो ये पॉइंट से पॉइंट काट देंगे एक बार, और ये होगा 36 गुणा में 8 बट्टा में 25, ऐसे कर देंगे इसको। और 8 छिके 48, 4 और 8 दिए 24 और 4 28, 288 बट्टा में 25 आएगा, ये 288 बट्टा में 25। 8 छिके 48, 4 और 8 दिए 24 4 28। अब 25 का भाग देंगे, इसमें कितना आएगा 25 एका 25, बच गया 3, फिर वापिस जाएगा 25 एका 25, और फिर बचेगा 13, और 25 छिके 125, बचेगा 5, 25 दुए 50, तो ये आएगा इसका मान। देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, मान 11.52 आ रहा है। अपना कितना है 11 हाँ 5 ही आएगा, 25 5 125 होगा, ये भाग देने में गड़बड़ होगी, तो 11.52 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये आ जाए। तो इसको सॉल्व करके ही बताया, आप समझ सकते हैं आराम से। पहले जो मान दिए वो सारे लिख दिए, उसके बाद सांतत्य समीकरण लगा दिए, A B बराबर A1 B1 प्लस A2 B2, ये पाई R स्क्वायर B। मैंने R के हिसाब से किया, आप सीधा व्यास के हिसाब से कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा। त्रिज्याओं के मान दिए हो या व्यास के सीधा रख दोगे तो भी मान आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। समान पदार्थ में समान लंबाई किंतु 1:2 के व्यासों वाले दो तारों को समान बल द्वारा खींचा जाता है। दोनों तारों की प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो लंबाई समान लंबाई है, यानी कि L1 और L2 दोनों तारों की लंबाई बराबर है,
और व्यास का अनुपात कितना है, D1/D2 बराबर है 1/2, तो R1/R2 भी कितना होगा, 1/2 ही आएगा। प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा या ज्ञात करनी है, प्रति इकाई आयतन स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो प्रति इकाई आयतन स्थितिज ऊर्जा जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक U बराबर 1/2y और प्रतिबल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या दिया है, समान पदार्थ है, समान लंबाई है और व्यासों का अनुपात दे रखा है, तो प्रतिबल से काम नहीं चलेगा, प्रतिबल को आपको यहां से हटाना पड़ेगा और समान बल से खींचा जा रहा है, मतलब बल का भी जिक्र हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं बल नहीं है, बल नहीं है इसमें, ना ही त्रिज्या है। त्रिज्याओं का अनुपात तो दिया हुआ, तो त्रिज्या का यूज करना है, तो मैं प्रतिबल की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/2 प्रतिबल बल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल बटा क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल को त्रिज्या दी हुई तो πr² लेंगे, क्योंकि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वृत्ताकार ही होता है, तो यह आएगा F/πr² का पावर 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से U बराबर आएगा 1/2 F² πr⁴। लेकिन अब आपके डाटा सिर्फ किसका दिया हुआ है,